गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 2022 से 2023 का, इसको हम डिस्कस करेंगे। मैंने ऑफिशियल आंसर की से ही आंसर्स को डिस्कस करने की कोशिश की है। तो इसमें सेक्शन ए रहेगा जिसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी में जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स बता दूंगी जो ऑफिशियल आंसर की में मेंशन है। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और सेक्शन डी सोर्स बेस्ड, सेक्शन ई में मैप होगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू तो फुल टू डिस्कस करेंगे और शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी हम आज ही डिस्कस कर देंगे। ये जो पीडीएफ है क्वेश्चंस की और जो आंसर्स हैं ऑफिशियल आंसर की, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। मैं आंसर्स बताऊंगी बट आप पहले खुद भी इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम इस सैम्पल पेपर। सबसे पहले जो सेक्शन ए है एमसीक्यू, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी with the help of the following information. First clue है कि he claimed to be both unique Brahman and a destroyer of pride of Kshatriya. देखो, as per the ओल्ड धर्म शास्त्र और धर्म सूत्र में जो रूल्स लिखे गए थे उसके अकॉर्डिंग जो किंग बनता था वो क्षत्रिय डायनेस्टी से होता था। डायनेस्टी कह रही हूँ, सॉरी। जो ये वर्ण सिस्टम है, ये जो चार, इनमें से जो क्षत्रिय होते थे वो रूल करते थे, उनको ये ड्यूटीज होती थी उनकी। लेकिन ये एक ऐसे रूलर हैं डायनेस्टी में किंग जो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो ब्राह्मण है और वो क्षत्रिय की जो ये प्राइड है इसको भी डिस्ट्रॉय करेंगे। सेकेंड, ही क्लेम टू इंश्योर कि कोई भी इंटर मैरिज नहीं होगी फोर वर्णास में, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य हैं, वैश्य शूद्र, इनमें से कोई भी इंटर मैरिज नहीं करेगा। उन्होंने इस चीज का ध्यान दिया। अब ये कौन से सतवाहना डायनेस्टी के रूलर थे जिन्होंने ऐसा किया था और क्लेम किया था? गौतमी पुत्र सीरी विजय शतकनी, गौतमी पुत्र सीरी शतकनी, गौतमी पुत्र समी सीरी यानी सतनी एंड विस्तनी पुता सीरी पुल्यामी। तो इसका आंसर है बी, गौतमी पुत्र सीरी शतकानी। इन्होंने, ये ब्राह्मण थे और ये बहुत, हमने एक्सेप्शन केसेस में जब हमने मौर्य डायनेस्टी की बात की थी उसके साथ हमने सतवाहनास की भी बात की थी कि कैसे ये लोग वैसे ब्राह्मण थे, खुद तो क्लेम भी करते थे बट ये रूल कर रहे थे। तो क्षत्रिय रूल करते थे बट ये कुछ एक्सेप्शन केसेस थे क्योंकि मौर्य भी माना जाता है, दे बिलोंग टू अ शूद्र कम्युनिटी। कुछ पुराने वैदिक टेक्स्ट्स में हमें ऐसे सोर्सेस देखने को मिले थे, तो उसके कारण हम ये चीज मान सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड इशूड फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स। तो हमने जब सेकेंड चैप्टर में किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स में देखा था कि पहले बार्टर सिस्टम होता था ट्रेड के लिए, बट फिर विद टाइम कॉइन्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गए थे। तो ये किस टाइम पे? पहले तो सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स चलते थे, तो गोल्ड कॉइन्स फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस किए? यदयास, पर्थियास, गुप्ता, कुशाहनास। तो इसका आंसर है कुशाहनास ने इंट्रोड्यूस किए थे गोल्ड कॉइन्स। नाउ ये हमें कुछ हड़प्पन साइट्स दी हुई हैं और इनकी ये साइट्स क्यों फेमस थी? तो लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, नागेश्वर। देखो, सबसे पहले नीचे से अगर मैं बताऊं आपको तो नागेश्वर जो है ये कोस्ट में एरिया में है, तो इसके पास सी है, जहाँ पे सी है वहीं पे ही शेल ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो स्पेशलाइज सेंटर इन मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स, तो ये तो 4 होगा। धोलावीरा, धोलावीरा नियर कार्नियल, एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड, वाटर रिजर्वॉयर। तो अगर हम धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा में आपको वाटर रिजर्वॉयर्स मिले हैं, तो ये 3rd हो जाएगा यहाँ पे। कालीबंगन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें प्लो फील्ड मिली है और माना जाता है कि इसके ट्रेसेस हमें मिले हैं जो हमें बताते हैं कि शायद वो एक टाइम में 2 क्रॉप्स भी ग्रो किया करते होंगे। और लोथल जो है इट वाज नियर द सोर्स ऑफ कार्नियल। तो A4
सॉरी इस तरीके से नहीं दिया हुआ, 1 से देखना पड़ेगा। 1B इसमें है और किसी में नहीं है। 1B 2C हमने किया है, 3D एंड 4A। तो हमारा आंसर A है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एंडोगेमी। तो एक एक्सोगेमी होती है, एक एंडोगेमी होती है। तो मैरिज आउटसाइड अ किन ग्रुप, मैरिज विद इन अ किन ग्रुप, अ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड, अ वुमेन हैविंग सेवरल वाइफ्स। बताइए इसमें से एंडोगेमी किसे कहते हैं? तो आंसर है मैरिज विद इन द किन ग्रुप को एंडोगेमी कहते हैं, और एक्सोगेमी होता है जब मैरिज आउटसाइड द किन ग्रुप होता है, और पॉलीएंड्री होता है जब एक मैन की बहुत सारी वाइफ्स होती हैं। अब आपको एक इमेज दी हुई है, इस इमेज में एक स्कल्पचर है। आपको बताना है ये कौन से किंग का स्कल्पचर है, गुप्ता किंग, मौर्य किंग, कुशाना किंग या चोला किंग। किस किंग का ये स्कल्पचर है? तो इसका आंसर है दिस इज द स्कल्पचर ऑफ कुशाना किंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। अच्छा, इससे पहले एक ही क्वेश्चन है, ये भी हम कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कंपोजर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति जो होती थी ये प्रेज में लिखी जाती थी, तो प्रयागी प्रशस्ति किसने लिखी थी? बाम भट्ट ने, चरक, हरिसेना, सुधुरदास। तो जो प्रयाग प्रशस्ति थी ये हरिसेना ने लिखी थी, एंड गुप्ता डायनेस्टी के पावरफुल रूलर के लिए। एंड जो हरिसेना थे ये उनके पोएट थे उनके कोर्ट में, और उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज किया था। आगे बढ़ते हैं, ये एक स्टेटमेंट दी है, बी लैम्प्स ऑन टू योर सेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। अपने लैम्प्स बनो ताकि आप अपनी लिबरेशन के लिए वर्क कर सको। ये टीचिंग, ये लाइन जो है ये गौतम बुद्ध ने कही, एंड ये क्या एसेंस, इससे क्या मीनिंग आप निकाल सकते हो? उन्होंने क्या कहा होगा? वन शुड कनेक्ट टू इनर बीइंग, अपने अंदर के सेल्फ से कनेक्ट करना, या ब्रह्मचर्य ही फॉलो कर लो, या अपने फोकस एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स, इसी बात पे फोकस करना चाहिए और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, या रिलीजन को हर जगह पे स्प्रेड करना। तो एज पर दिस इट वाज लाइक वन शुड कनेक्ट टू द इनर बीइंग, क्योंकि आप खुद के लैंप बनो ताकि आप खुद को अपनी लिबरेशन में, यहाँ पे रिलीजन की तो कोई बात ही नहीं हो रही, फीलिंग्स की भी बात नहीं हो रही, और ब्रह्मचर्य वो फॉलो करने को नहीं बोल रहे, वो खुद की अपने आप को समझ के इनर बीइंग की बात कर रहे हैं वो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज बिल्ड हिरिया कैनाल। तो ये हम विजयनगर एम्पायर वाले चैप्टर पे पहुंच गए हैं, जिसमें हम ये देखेंगे संगमा डायनेस्टी, तुलुवा, सलुवा, अरविंदु, इनमें से कौन सी वो डायनेस्टी है जिसने हिरिया कैनाल को कंस्ट्रक्ट करवाया था? तो इसका आंसर है संगमा डायनेस्टी। फिल इन द ब्लैंक्स। द लोकल मर्चेंट्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर हु पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेड ऑफ हॉर्स वर कॉल्ड। देखो, जो मर्चेंट्स विजयनगर एम्पायर में हॉर्स का ट्रेड करते थे उन्हें क्या कहते थे? गजपति, महानायकास, कुदरई चेतस या नरापति। तो इसका आंसर है सी, कुदरई चेतस। जो गजपति होते हैं उन्हें कहते हैं लैंड के मास्टर, या लैंड जो इनके पास ओनर होते हैं। महानायकास वो होते थे जो किंग के अंडर होते थे, उनके पास कुछ पावर्स होती थी, बट वो किंग के सामने जाते थे तो वो गिफ्ट्स लेके जाया करते थे, एंड ट्रेडिशंस के टाइम पे वो जाया करते थे किंग से मीट करने। ये सब मेंशन भी था नायकास के बारे में और महानायकास के बारे में। तो जो हम लोकल मर्चेंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो हैं कुदरई चेतस। अब ये हमें कुछ चिश्ती सिलसिला के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सिलसिला क्या होता है? बेसिकली जो टर्म है ये होता है कि गॉड से एक अनब्रोकन चेन टू द मास्टर, और फिर वो मास्टर से अनब्रोकन चेन टू हिज डिसाइपल। तो ऐसे करके इसको हम सिलसिला कहते हैं, अनब्रोकन चेन। ठीक है, तो अब इसमें हमें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको लगाना है, मतलब एज पर चिश्ती सिलसिला।
तो शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख फरीदुद्दीन गज, शेख निजामुद्दीन चिरागे दिल्ली, शेख मुनीउद्दीन सिस्की। तो इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले आपके आएंगे शेख मुईउद्दीन सिस्की, फिर आएंगे आपके शेख फरीदुद्दीन सेकंड, फिर शेख निजामुद्दीन औलिया और फिर चिरागे दिल्ली। तो 1-4 ये डी आपका आंसर है 9th का। 10th क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, एक एजर्शन है और एक रीजन है। एजर्शन है आर्कियोलॉजिस्ट्स एंड हिस्टोरियंस फाइंड हड़प्पन स्क्रिप्ट एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक मतलब आप कह लो रहस्यमयी, कंफ्यूजिंग, जो अभी तक समझ ना आई हो। इसका कारण, रीजन जो इसमें बताया गया वो है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो अभी तक डेसिफर नहीं हुई है, अनडेसिफर्ड है आज तक। तो क्या ये एजर्शन और रीजन दोनों सही हैं, या इनमें से कुछ गलत है, या इसको ये सही एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो इसका आंसर है ए, क्योंकि ये एजर्शन बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है, और ये रीजन बिल्कुल सही इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि अभी तक स्क्रिप्ट डेसिफर नहीं है, उसी कारण से आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को ये बहुत रहस्यमयी और कंफ्यूजिंग लगता है। अगर हमें स्क्रिप्ट पढ़ी गई होती तो काफी सारी कंफ्यूजन वैसे ही सॉल्व हो जाती हमारी। क्वेश्चन 11 कह रहा है किताबुल हिंद अल बिरूनी। किताबुल हिंद जो एक बुक थी जो अल बिरूनी ने लिखी थी, तो रिहाला बुक किसने लिखी थी? इब्न हफ्कल, इब्न जबरू, इब्न क्वालिस या इब्न बतूता? तो वैसे तो ये बहुत इजी है, क्योंकि हमने जो चैप्टर में पढ़ा ही ट्रैवलर्स वाले चैप्टर में इब्न बतूता के बारे में। तो 11 का डी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें करेक्टली मैच करना है जो सेंटर्स दिए हैं और लीडर्स। दिल्ली नाना साहिब, कानपुर कुंवर सिंह, अरहा बहादुर शाह और लखनऊ बिरजिस कादर। अब इनमें से आपको बताना है सेंटर और लीडर के हिसाब से। तो नाना साहिब लखनऊ में, नाना साहिब दिल्ली में नहीं थे, कानपुर में कुंवर सिंह नहीं थे, अरहा में बहादुर शाह नहीं थे, लेकिन लखनऊ में बिरजिस कादर थे। तो आपका आंसर है डी। एक फिर से एक स्टेटमेंट एजर्शन वाला क्वेश्चन, रीजन एजर्शन वाला क्वेश्चन है। एजर्शन है द संथाल्स वो गिवन लैंड, और उनको परसवे किया गया था कि वो सेटल हों रॉकी अपर माउंटेन्स ऑफ राजमहल में। इसका रीजन है कि ब्रिटिश परसीव करते थे पहाड़ियाज और संताल्स को एज आइडल सेटलर्स, कि जो पहाड़ियाज और संताल्स हैं ये आइडल सेटलर्स हैं और इनको हमें सेटल करना चाहिए। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? इसको ये सही एक्सप्लेन कर रही है या ये नहीं एक्सप्लेन कर रही? या ए सही है, बी आर गलत है, आर सही है, ए गलत है? बताइए। तो 13 में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि संथाल्स को राजमहल हिल्स की रॉकी माउंटेन्स में उनको कहा गया था और उनको परस्यू किया गया था कि आप सेटल हो। पहले तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, तो उनको सेटल कराया गया था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन वो पहाड़िया और जो संताल्स दोनों को आइडल मानते थे ब्रिटिश, ये गलत स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर होगा सी, ए सही है बट रीजन जो है वो गलत है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें देखना है कौन सी सही है। फ्रैंकोइस बर्नियर was closely associated with Prince Dara Shikoh. Bernier traveled to several parts of the country and wrote accounts. Francois Bernier की ही बात चल रही है। He dedicated his major writings of the king to the king of France and Aurangzeb. तो ये 3 स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है और कौन सी नहीं है। तो फ्रैंकोइस बर्नियर द प्रिंस दारा शिकोह के एसोसिएटेड थे, ये बिल्कुल सही है। बर्नियर ने काफ़ी सारे हिस्सों में ट्रैवल किया इंडिया के, और इन्होंने वेस्ट को इंडिया से कंपेयर किया था। ऑल्दो वो अलग बात है, इन्होंने वेस्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाया था, तो ये भी सही है। इन्होंने अपनी मेजर राइटिंग्स फ्रांस के किंग को डेडिकेट की थी, लेकिन औरंगजेब को नहीं की थी। तो ये स्टेटमेंट जो 14 की है, थर्ड वाली, ये गलत है। तो आपका आंसर है 1 और 2, आपका आंसर है सी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स अहोम रूलर्स बिलोंग टू? दिल्ली, ओडिशा, अजमेर, असम। इनमें से कहां से अहोम रूलर्स बिलोंग करते थे? तो इसका आंसर है असम। असम से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक कॉइन्स वाज मोर प्रेवलेंट ड्यूरिंग मुगल एम्पायर? कौन से तरीके के, गोल्ड के, कॉपर के, ब्रॉन्ज के, सिल्वर के, किस तरीके के सिक्के ज्यादा प्रोमिनेंट थे मुगल एम्पायर में? तो इसका आंसर है सिल्वर के, चांदी के सिक्के ज्यादा प्रोमिनेंटली आपको प्रेवलेंटली देखने को वहां पे मिलेंगे। परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ था वो किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बेंटिक। तो इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। और आपको पता है परमानेंट सेटलमेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ था बंगाल में? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपने लिख लिया तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था परमानेंट सेटलमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट आई थिंक 1793 ही था। Which of the following option is correct? Gandhi ji started Quit India mission in 1930. Gandhi ji gave his first speech in Champaran. Gandhi ji worked as radical national leader. Gandhi considered G.K. Gokhale as his political mentor. तो क्विट इंडिया जो मूवमेंट थी वो 1930 में नहीं 1942 में शुरू हुई थी, तो ये तो गलत है। उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच चंपारण में नहीं दी थी और वो रेडिकल नेशनलिस्ट तो बिल्कुल ही नहीं थे। तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल मेंटर मानते थे, ये बिल्कुल सही है। और साउथ अफ्रीका से आने के बाद लगभग 10-12 साल बाद, जब वो आई थिंक 2-3 डेकेड्स के बाद जब वो वापस आए थे इंडिया, तो गोपाल कृष्ण गोखले की कंसिडरेशन पे और उनके कहने पे ही उन्होंने इंडिया के राउंड लगाया था, क्योंकि उनको समझने के लिए कि इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है फाइंड आउट द फॉलोइंग पेयर्स विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। लॉर्ड वीजली सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, लॉर्ड हेनरी हार्जन इंट्रोड्यूस द एनफील्ड राइफल, लॉर्ड कैनिंग रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। तो लॉर्ड बीजली सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, लॉर्ड हेनरी ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन लॉर्ड कैनिंग रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ये गलत है, पर आपका आंसर फिर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये अब हम चैप्टर 15 की बात कर रहे हैं जो फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है। जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर तो वैसे आपको पता ही होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड हमने चैप्टर 615 में देखा था कि 6 ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसमें से 3 कांग्रेस के थे और 3 अलग थे। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद आए थे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एज अ स्पीकर। और वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे, सॉरी स्पीकर नहीं, प्रेसिडेंट थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, क्योंकि हर इंसान को प्रॉपर चांस देना बोलने का, हर इंसान की बात समझना, सुनना एंड टॉपिक से भटके ना कोई, ये सब काम एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। Question 21 which one of the following language was favored by गांधी जी as a national language? हमने देखा था सेंटर पे डिस्कशन हुई थी कि सेंटर को पावर दें, स्टेट को दें, ठीक उसी तरह लैंग्वेज भी बहुत डिस्कशन हुई थी। तो गांधी जी कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे थे कि नेशनल लैंग्वेज बनानी चाहिए? हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, इंग्लिश। क्या हमारी अभी कोई नेशनल लैंग्वेज है? तो गांधी जी जिस लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे थे उसका आंसर है हिंदुस्तानी, क्योंकि वो मानते थे कि इसमें हिंदी और उर्दू का ब्लेंड है, तो हम हिंदू मुस्लिम सबको साथ में लेके चल पाएंगे, इसीलिए हिंदुस्तानी को वो सपोर्ट कर रहे थे। कुछ लोगों ने हिंदी को सपोर्ट किया, कुछ ने इंग्लिश को सपोर्ट किया। फाइनली कमेटी ने ये डिसाइड किया था कि इंग्लिश रहेगी, धीरे धीरे ट्रांजिशन होगा हिंदी की तरफ 15 ईयर्स में, ऑल्दो वो हुआ नहीं। और हमारी नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश हिंदी आप यूज कर सकते हो, रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, बट हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो ये आपके एमसीक्यूज थे। मुझे आप बताएंगे कि आपके 21 में से कितने ठीक हुए, और डिस्कशन में अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता सकते